नमस्कार। दक्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी की इस सीरीज में आज हम 8वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और 8वीं क्लास में जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हिंदी की बोलियों का दूसरा पार्ट है कुमाऊनी और गढ़वाली। और उसके अलावा देखते हैं कुछ अन्य बोलियां भी अगर कवर हो पाई तो अन्य बोलियों को भी देखेंगे, नहीं तो विशेष करके कुमाऊनी और गढ़वाली बोली तो इसमें पूरी कवर करनी है। चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी करे हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने हिंदी की प्रमुख बोलियों में एक तो खड़ी बोली हिंदी की बात करी, खड़ी बोली, और दूसरी हमने पढ़ी कौन सी, ब्रज भाषा, और तीसरी बात हुई थी हमारी कौन सी, अवधि। तो 3 बोलियों की बात हम कर चुके हैं, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा और अवधि। हिंदी की 17 सर्वमान्य बोलियों में प्रमुख जो बोलियां हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं और 3 प्रमुख बोलियों को हमने पढ़ लिया है और बाकी की जो और बोलियां हैं उनको हम 1 बाय 1 करके आज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज कुमाऊनी से हमारी शुरुआत होगी और कुमाऊनी बोली का जो संबंध है या गढ़वाली बोली का जो संबंध है ये उत्तराखंड से है। और कुमाऊनी बोली कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है इसमें उत्तरी और दक्षिणी सीमांत क्षेत्र को छोड़ करके शेष भूभाग में कुमाऊनी बोली जाती है। यानी जब हम उत्तराखंड को लेकर के बातचीत करते हैं और सपोज करके कुछ इस प्रकार से अगर हम उत्तराखंड की कुछ ऐसी स्थिति देखते हैं तो इस बीच में लगभग कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड की स्थिति है और ये कुमाऊं क्षेत्र है और ये गढ़वाल क्षेत्र है। तो कुमाऊं क्षेत्र का जो ये ऊपरी इलाका है इसको छोड़ करके और जो ये दक्षिणी इलाका है थोड़ा बहुत इसको छोड़ करके लगभग संपूर्ण कुमाऊं में कुमाऊनी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? कुमाऊनी। और इस तरफ हम आगे बात करेंगे किसकी? गढ़वाली की। तो कुमाऊनी बोली जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बोली है ये कुमाऊं क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी सीमांत क्षेत्र को छोड़ करके शेष भूभाग में बोली जाती है और इसकी उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। और इस संदर्भ में 2 मत वर्तमान में प्रचलित है। 2 मतों में पहला मत ये है, इसकी उत्पत्ति को लेकर के 2 मत प्रचलित हैं और पहला जो मत है इस मत में या इस मत के अनुसार, पहले मत के अनुसार कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है वो दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ माना जाता है। और इस मत के जो समर्थक हैं इनमें डॉक्टर ग्रियर्सन का नाम याद रखना है, डॉक्टर सुनीति कुमार का नाम याद रखना है और डी शर्मा का नाम याद रखना है। डी शर्मा। तो डी शर्मा, इधर सुनीति कुमार, इधर डॉक्टर ग्रियर्सन, इनके अनुसार कुमाऊनी की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्द, खस, पैसाची और प्राकृत से हुई है। दूसरी ओर दूसरा जो मत है, दूसरे मत में दूसरा जो मत है कुमाऊनी की उत्पत्ति को लेकर के, उसमें यह माना जाता है कि कुमाऊनी का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अभ्रंश से। और सौरसेनी अभ्रंश से कुमाऊनी की उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों में एक सत्यनारायण दत्त पालीवाल है, दूसरा उदय नारायण है, उदय नारायण तिवारी है, तीसरे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है और चौथे बद्रीदत्त पांडे है। तो इन 3-4 लोगों ने ये बोला है कि कुमाऊनी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अभ्रंश से हुई है, जबकि पहले मत के अनुसार कुमाऊनी की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? दर्द, खस, प्राकृत, इनसे मानी गई है। उसके अलावा
ध्वनि वाक्य विन्यास की जब हम बात करते हैं तो ध्वनि वाक्य विन्यास या रूप रचना के आधार पर, ध्वनि वाक्य विन्यास या रूप रचना के आधार पर जो कुमाऊनी है ये सौरसेनी अपभ्रंश के अधिक निकट है। और इस आधार पर यह कहा जाता है कि सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी यानी कुमाऊनी का विकास हुआ हो। कुमाऊनी जैसे हिंदी की भांति जो है कुमाऊनी का विकास भी जो है किससे मानते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश से ही। ठीक है जी, यहां पर यह माना गया है कि जो ध्वनि है या वाक्य विन्यास है या रूप रचना है, इसके आधार पर ध्वनि वाक्य विन्यास तथा रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी सौरसेनी अपभ्रंश से काफी निकट है। और इस आधार पर हम ये कहते हैं कि इसका उद्भव जो है किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यही मानना उचित है। साथ ही साथ जानने वाली बात यह भी है कि कुमाऊं शब्द का सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक जो स्रोत मिलता है ये कहां से मिलता है? पृथ्वीराज रासो से। कहां से मिलता है? पृथ्वीराज रासो से। और कुमाऊनी भाषा का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण मिलता है वो लोहा घाट के अभय चंद का एक ताम्र पत्र मिला है, जो कि कुमाऊनी भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, दो बातें बहुत खास हैं यहां पे। और दो बातें जो खास है, उन खास बातों में एक तो खास बात क्या है कि कुमाऊं शब्द का सबसे प्राचीनतम जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो नाम का जो ग्रंथ है ये आदिकालीन ग्रंथ है, जो किसके द्वारा लिखी गई या किसके द्वारा लिखा गया? चंदबरदाई का। किसका है? चंदबरदाई का। तो कुमाऊं शब्द का सबसे प्राचीनतम जो स्रोत है वो पृथ्वीराज रासो है। और कुमाऊनी भाषा का सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण है वो लोहा घाट से जो अभय चंद का एक ताम्र पत्र मिला है, ये कुमाऊनी भाषा का सबसे प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। साथ ही साथ एक माहेश्वर प्रसाद जोशी हुए हैं, इन्होंने बताया कि कुमाऊनी बोली का पहला तिथिक जो नमूना है वो कौन सा अभिलेख है? दिगास अभिलेख। और ये जो दिगास अभिलेख है ये 1105-6 ईस्वी का है और ये पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। तो यहां पर कुमाऊं शब्द का प्राचीनतम स्रोत तो ठीक है पृथ्वीराज रासो है, लेकिन कुमाऊनी भाषा का प्राचीनतम जो प्रमाण मिलता है वो लोहा घाट से अभय चंद का एक ताम्र पत्र मिला है। ये कुमाऊनी भाषा का एक प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। कहां से मिला है? लोहा घाट से। और माहेश्वर प्रसाद जोशी क्या बोल रहे हैं कि कुमाऊनी का पहला जो तिथियुक्त नमूना है वो दिगास अभिलेख है। और दिगास जो अभिलेख है ये 1105-6 का है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि गंगादत्त उप्रेती ने 1900 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम क्या है? द हिल डायलेक्टिक्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन। और ये पुस्तक इन्होंने लिखी है और आगे बताते हैं इसमें कि कुमाऊनी भाषा की जो है 17 उपबोलियां हैं की। तो इस पुस्तक को लिखने के बाद या इस पुस्तक को जब इन्होंने लिखा तो इसमें इन्होंने बताया कि कुमाऊं की जो है 17 उपबोलियां हैं। कुमाऊं की 17 उपबोलियों का वर्णन किसके द्वारा किया गया? हम बोलेंगे गंगादत्त उप्रेती के अनुसार, या गंगादत्त उप्रेती ने किया। साथ ही साथ डॉक्टर जॉर्ज ग्रिसन हुए हैं, इन्होंने कुमाऊनी की 13 उपबोलियां बताई और गढ़वाली की 8 उपबोलियां बताई। और कुमाऊनी और गढ़वाली की टोटल देखो 13 यहां पर हो गया, 13 हो गए यहां पर 13 उपबोलियां और 8 उपबोलियां ये हो गई, और 13 और 8 होगा कितना? 21। तो जो डॉक्टर ग्रिसन ने उत्तराखंड की 21 उपबोलियों का जिक्र किया है, 13 तो बताई इन्होंने कुमाऊनी की और 8 बताई इन्होंने गढ़वाली की। उसके अलावा भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे हुए हैं, इन्होंने बोला कि उच्चारण ध्वनि के आधार पर, है ना, भाषा वैज्ञानिक जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे है, इन्होंने उच्चारण ध्वनि के आधार पर कुमाऊनी को जो है 4 वर्गों में बांटा और 12 बोलियों में फिर से दोबारा विभाजित किया। पहले तो 4 वर्ग बताए और उसके बाद फिर दोबारा से जो है 4 वर्गों में 12 बोलियों का जिक्र किया या उपबोलियों का जिक्र किया। 4 कौन कौन से हैं वर्ग? एक वर्ग है पहला वाला, कौन सा? पहला वाला वर्ग कौन सा है? पूर्वी कुमाऊनी का। और पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत इन्होंने कुमैया, सौर्याली, सिराली, अस्कोटी, और दूसरा जो वर्ग है पश्चिमी कुमाऊनी में, इसमें उन्होंने खस पराजिया को रखा, दूसरी पछाई को,
अगला लिखा फालदा कोटी को, फिर चौगर के क्या को, और फिर आगे गंगोई को, और छठी जो रखी यहां पर वो दानपुरिया। तो पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत इन्होंने 4 उपबोलियों को रखा, और इधर पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत इन्होंने 6 उपबोलियों को रखा, और 6 और 4 हो गए 10। एक जौहारी इन्होंने रखा उत्तरी कुमाऊनी में, और एक रच भैंसी जिसे नैनीताली कुमाऊनी के नाम से भी जानते हैं, एक रखा इन्होंने दक्षिणी कुमाऊनी में। तो 6 और 4 10, 10 और 1 11 और 1 12। तो इस प्रकार से 12 जो बोलियां हैं और 4 जो वर्ग दिए हैं ये किसके हैं? त्रिलोचन पांडे के हैं। तो त्रिलोचन पांडे ने जो है जो 4 वर्ग दिए हैं ये हमारे सामने हैं, और जो 12 बोलियां बताई है कुमाऊनी की ये भी हमारे सामने है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि कुमाऊनी का पहला कवि किसको माना जाता है? तो आंसर बनेगा कौन सा? गुमानी पंथ। और गुमानी पंथ के लिए एक पॉइंट आप और ऐड करना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आएगा कि उत्तराखंड में खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली का पहला जो कवि माना जाता है वो कौन सा है? गुमानी पंथ। तो खड़ी बोली हिंदी का पहला जो कवि माना जाता है वो अमीर खुसरो है, लेकिन उत्तराखंड में खड़ी बोली हिंदी का पहला जो कवि माना जाता है वो किसे मानते हैं? गुमानी पंथ को। और ये कुमाऊनी का पहला कवि भी है, लोक रत्न पंथ इनका मूल नाम है। ठीक है जी, ये बात, ये जो प्रश्न रहे ये कुमाऊनी को लेकर के जो आने वाले प्रश्न है ये हमने कवर कर दिए। बाकी जब हम उत्तराखंड की कला और संस्कृति पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम कुमाऊनी को उत्तराखंड के हिसाब से और ज्यादा डिटेल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी की क्लास है, हिंदी के हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी आती है गढ़वाली। दूसरी कौन सी है? गढ़वाली। और गढ़वाली जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली, गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। गढ़वाल क्षेत्र की बोली को हम क्या बोलते हैं? गढ़वाली बोलते हैं। और कुमाऊनी भाषा की भांति गढ़वाली की उत्पत्ति को लेकर के भी विद्वानों में थोड़ा बहुत मतभेद भी है, और इस मतभेद में कुछ विद्वान बोलते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दर्द खस से हुई है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? दर्द खस से। और इनका आधार मात्र यही है कि गढ़वाल में जो है खस लोग रहते थे, और गढ़वाल में रहने वाले जो खस लोग थे उसी के आधार पर ये बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति दर्द और खस से हुई है। जबकि अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि गढ़वाली की उत्पत्ति कुमाऊनी की भांति जो है किससे हुई है? सौरसेन या अबरन से। उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैक्स मुलर की एक पुस्तक है जिसका नाम है साइंस ऑफ लैंग्वेज, और इस साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को जो है प्राकृत भाषा का एक रूप माना गया है। तो प्रश्न पेपर में आएगा कि गढ़वाली को प्राकृत भाषा का एक रूप माना, किसने माना? तो आंसर आएगा मैक्स मुलर ने माना। और मैक्स मुलर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो हमारा आंसर आएगा साइंस ऑफ लैंग्वेज। इस प्रकार के प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं, बहुत मोस्ट ये लाइन। उसके अलावा हरिराम धस्माना हुए हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वेदमाला, और इस वेदमाला में गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची इन्होंने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि गढ़वाली में कई शब्दों का जो प्रयोग है वो वैदिक रूप में ही होता है। तो गढ़वाल में कई शब्द ऐसे हैं, गढ़वाली में ऐसे कई शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है वैदिक रूप में ही होता है। ऐसा हरिराम धस्माना ने एक सूची दी है वेदमाला नाम की पुस्तक में। उसके अलावा आगे अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गढ़वाली भाषा का जो पहला नमूना मिलता है, गढ़वाली भाषा का पहला जो नमूना मिलता है ये पंवार राजा जगतपाल का एक देव प्रयाग से एक ताम्रपत्र मिला है। और देव प्रयाग से जो जगतपाल के ताम्रपत्र मिले हैं उनमें से एक ताम्रपत्र ऐसा था जो गढ़वाली भाषा में लिखा गया था। तो गढ़वाली भाषा का पहला जो नमूना है वो पंवार शासक जगतपाल का देव प्रयाग जो ताम्रपत्र है इसको माना गया है। तो देव प्रयाग में जो जगतपाल का ताम्रपत्र है वो गढ़वाली भाषा का पहला नमूना बताया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और प्रश्न गढ़वाली को लेकर के बनते हैं, ये हमने इसमें कवर करे हैं। और अगला जो प्रश्न बनता है कि गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य जो शुरू हुआ ये कब से शुरू हुआ? तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1750। ये ध्यान में रखना आपको,
1750 में गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। और गढ़वाली भाषा की पहली जो रचना मानी जाती है वो कौन सी है? गोरखवाणी। और गोरखवाणी किसके द्वारा लिखी गई? सुदर्शन शाह। किसकी है? सुदर्शन शाह। साथ ही साथ गढ़वाली का जो प्रथम नाटक है ये जय विजय है। और ये जय विजय 1911 में जो है किसके द्वारा लिखा गया? भवानी दत्त थपलियाल। किसके द्वारा? भवानी दत्त थपलियाल द्वारा। साथ ही साथ ग्रियर्सन ने भारत का भाषाई आधार पर सर्वेक्षण किया, भाषाई आधार पर सर्वेक्षण किया और भाषा सर्वेक्षण नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी। और इसमें इन्होंने गढ़वाली और कुमाऊनी की टोटल 21 उपबोलियों का वर्णन किया। इसमें कुमाऊनी की 13 है और गढ़वाली की 18 है और टोटल मिलाकर के ये कितनी हो गई? 21 हो गई। ठीक है जी। उसके अलावा देखो आगे हम चलते हैं इसमें। अतः बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में, है ना। 13 उधर कुमाऊनी की है और गढ़वाली में, गढ़वाली की कितनी है? 8। तो गढ़वाली के उन्होंने जो 8 भागों में बांटा है उसमें सबसे पहले कौन सी है? श्रीनगरी। और ये जो श्रीनगरी है, ये गढ़वाल की प्राचीन राजधानी जो श्रीनगर है, यहां पर याद रखना कि पौड़ी में जो श्रीनगर है और जो देवल है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर श्रीनगरी बोली जाती है। और गढ़वाली की एक उपबोली है। दूसरी नागपुरिया है और नागपुर पट्टी पड़ती है चमोली में। और नागपुर पट्टी से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर नागपुरिया बोली जाती है। तीसरी है दसोलिया और दसोलिया पड़ता है चमोली में, है ना। दसोली पट्टी पड़ती चमोली में और दसोली पट्टी में बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है? दसोलिया। उसके अलावा बधानी है और बधान पट्टी कहां पड़ती है? चमोली में। पिंडर और नंदाकिन नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो बधान पट्टी है। और इस क्षेत्र के आसपास बधान इलाका पड़ता है। बधान कहां पड़ता है? चमोली, जहां पर जो है बधानी बोली जाती है। तो इस प्रकार से 8 जो भाग या 8 जो उपबोलियां बताई हैं ग्रियर्सन ने, उनमें से 4 ये हो गया, श्रीनगरी, नागपुरिया, दसोलिया और बधानिया। आगे बढ़ते हैं। पांचवी है सलानी। और बहुत बार पेपरों में आ रखा है सलानी कहां बोली जाती है, तो याद रखना सलानी कहां बोली जाती है? सलाण क्षेत्र कहां पड़ता है? पौड़ी में। तो सलाण क्षेत्र पड़ता है पौड़ी में और पौड़ी के सलाण क्षेत्र में ये बोली जाती है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सलानी। और उसके अलावा छठी है राठी। और राठी कहां बोली जाती है? पौड़ी का है राठ क्षेत्र और पौड़ी के राठ क्षेत्र में बोली जाने के कारण क्या कहलाती है? राठी। और उसके अलावा ठीक है 6 ये हो जाती है और 2 हमारे पास और आती है। एक है टिरियाली जो टिरी के आसपास बोली जाती है और अगली है माच कुमैया जो गढ़वाल और कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस प्रकार से गढ़वाली और कुमाऊनी पूरी हो गई है। और अब इसके बाद अगली जो बोली हमारे पास है उसका नाम है भोजपुरी। क्या नाम है? भोजपुरी। अब भोजपुरी को देख लेते हैं। ठीक है जी। अब भोजपुरी जो है, भोजपुरी यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। और जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो भोजपुरी है ये भोजपुर इलाके में, भोजपुर कहां पड़ता है? बिहार में। भोजपुर कहां पड़ता है? बिहार में। और बिहार का जो भोजपुर है उसमें मुख्य रूप से बोली जाती है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं। तो यहां देखिए, यह बोली भोजपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बक्सर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन इस बोली का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? भोजपुरी। और भोजपुरी गांव को आधार पर या भोजपुरी गांव के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? भोजपुरी पड़ा। दूसरी बात, भोजपुरी जो बोली है ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती है। पिछली वाली क्लास में भी हमारी बात हुई थी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है? भोजपुरी है। और ये साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी बोली है। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की भी ये बोली है, क्योंकि भारत के अलावा ये जो बोली है ये विदेशों में बोली जाती है। और विदेशों में जैसे सूरीनाम है, जैसे यहाँ पर फिजी है, मॉरिशस है, गुयाना है, त्रिनिडाद टोबैगो है, इन देशों में भी बोली जाती है। तो भारत के अलावा विदेशों में इन देशों में ये बोली जाती है। तो ये एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो है बोली मानी जाती है। और हिंदी की बोलियों में सबसे ज्यादा जो फिल्में भी बनती हैं वो किस में बनती हैं? भोजपुरी में बनती है। और
भोजपुरी भाषा का जो प्रमुख साहित्यकार माना जाता है उसमें भिखारी ठाकुर का नाम आता है। और इस भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर किसने कहा? तो हमारा आंसर आएगा जगदीश या जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है जी, यहां जगदीश चंद्र माथुर होना था, जगदीश चंद्र माथुर। तो पहला तो प्रश्न है कि भोजपुरी का है ना शेक्सपियर किसको बोलते हैं? तो हमारा आंसर होगा भिखारी ठाकुर। कौन होगा? भिखारी ठाकुर। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर किसने कहा? तो जगदीश चंद्र माथुर ने कहा। उसके अलावा भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनगढ़ हीरा। और अनगढ़ हीरा इसको किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये भोजपुरी को लेकर के 2-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये हमने कवर कर दिए। और इसी के साथ एक और बोली देख लेते हैं जिसका नाम है मैथिली। क्या नाम है? मैथिली। अब मैथिली देखो, ये मिथिला वाले इलाके में, मिथिला विदेह ये सब बिहार में पड़ते हैं। जैसे मिथिला है, विदेह है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। लेकिन इस बोली का जो मेन केंद्र है वो मिथिला है, जिसको जो है विदेह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेह भी बोलते हैं और तिरहुत भी बोलते हैं। और ये क्षेत्र कहां पड़ता है? बिहार में। तो एक प्रकार से मिथिला में बोली जाने की वजह से क्या कहलाती है? मैथिली। ठीक है। और दूसरी खास बात यहां पर क्या है कि हिंदी की बोलियों में एकमात्र बोली है ये जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया इसको। और हिंदी की जो बोलियां हैं 17 सर्वमान्य बोलियों में से एक ही बोली है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 8वीं अनुसूची में से शामिल कब किया गया? 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। साथ ही साथ जानने वाली बात क्या है कि ये जो बोली है ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न है और इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से पदावली बहुत मोस्ट है जो विद्यापति की है। उसके अलावा कन्यादान, हीरागमन, एकादशी ये नागार्जुन की है। बहुत ज्यादा मोस्ट नहीं है लेकिन ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट है यहाँ से पत्रहीन नग्नगाछ, वेरी वेरी मोस्ट। एक पदावली और एक पत्रहीन नग्नगाछ, ये दोनों बहुत मोस्ट हैं। तो पदावली हो गई विद्यापति, ठीक है जी। और विद्यापति को जो है इसी पदावली के कारण क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। और पत्रहीन नग्नगाछ किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? नागार्जुन। उसके अलावा कवि स्वप्न, पारो ये भी जो है नागार्जुन की है। लेकिन नागार्जुन की जो सबसे ज्यादा मोस्ट है वो कौन है? पत्रहीन नग्नगाछ। ठीक है जी। इसी प्रकार से आगे देखिए कि पदावली नामक रचना मैथिली भाषा में अत्यधिक लोकप्रिय हुई, जिसके कारण विद्यापति को क्या बोला गया? मैथिल कोकिल कहा गया। साथ ही साथ नागार्जुन जो हुए हैं, नागार्जुन जिन्होंने जो है यहाँ पर कवि स्वप्न, पत्रहीन नग्नगाछ जो लिखे हैं, इन नागार्जुन ने जो है मैथिली भाषा में जो है ये मैथिली भाषा में लिखते थे। लेकिन मैथिली भाषा में ये किस नाम से लिखते थे? तो हमारा आंसर होगा यात्री नाम से लिखते थे। तो कौन से कवि मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? नागार्जुन। तो इस प्रकार से देखो आज की क्लास में हमने जाना हिंदी की बोलियों में एक मैथिली, दूसरा हमने पढ़ा भोजपुरी, फिर इसके अलावा कुमाऊनी और गढ़वाली, इन 4 बोलियों को हमने पढ़ लिया। और 3 बोलियां हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं 17 बोलियों में से 7-8 बोलियां हमने पढ़ ली हैं जो मुख्य रूप से हैं। और अब इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। जल्दी मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।